ताकत वतन की हमसे है। यूं तो अटारी बॉर्डर पर भारतीय जवानों का दमखम हर रोज देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एक भारतीय एथलीट ने अटारी बॉर्डर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन कर दिया। भारत के स्टील मैन के रूप में पहचाने जाने वाले एथलीट विस्पी खराड़ी ने हरक्यूलिस पिलर्स होल्ड करने का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने 1 मिनट 7 सेकंड तक कुल 522 किलो वजन उठाया और अपने कौशल और जज्बे के जरिए भारतीय सेना को बॉर्डर पर सलामी दी। बॉर्डर पर इस भारतीय एथलीट का ये कारनामा अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। विस्पी खराड़ी अटारी बॉर्डर पर ये रिकॉर्ड बनाकर देश को एक खास संदेश देना चाहते थे, जिसकी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर किस प्रकार से 522 किलो के 2 पिलर्स को होल्ड करके रखा उन्होंने। आपसे भी 10 में से किसी भी धोया पाया यानी लास्ट एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश इसलिए नहीं हूँ कि मैंने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पर खुश इसलिए हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला अटारी बॉर्डर पे ये कर दिखाने का। इतने क्राउड के बीच में इतने अफसर्स थे, जहाँ पे जो सामने वाली पार्टी है वो भी मुझे देख पाए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मैं चाहता था कि मैं यहाँ आके कुछ करूँ और ऐसा मैसेज दूँ जो मेरे ख्याल से बहुत सारे सिटीजन्स को सुनना चाहिए था, कि उनको गर्व होना चाहिए अपनी भारतीय सेना पे, बीएसएफ के जवानों पे, और स्पेशली जो शहीद हुए अब तक। मेन मेरा जो जैसे मैंने बताया कि आर्म फोर्सेस के लिए एक मैसेज मुझे देना था, बट सबसे मेन मोटिव था बैटल ऑफ डोगराई। जो बैटल ऑफ डोगराई का जब से मैंने सुना है, ये एक ही ऐसी एक वॉर थी जो हमने एग्रेसिवली लड़ी है। और आप समझ सकते हो कि वो वॉर 1965 में यही बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर घुस के अपने जवानों ने तिरंगा गाड़ा था। तो ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा और कितने प्राइड की बात है, पर अब तक इंडियन सिटीजन्स को ये चीज़ पता नहीं है, और मुझे यही मैसेज पहुंचाना है। विस्पी खराड़ी ने 17वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल 11 नवंबर को भी विस्पी ने विश्व कीर्तिमान बनाया था। तब उन्होंने 166 किलो और 168 किलो के पिलर्स को 2 मिनट 10 सेकंड्स तक होल्ड कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तब उनकी इस उपलब्धि को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी सराहा था और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को रीपोस्ट किया, जिसके बाद विस्पी खराड़ी के इस कारनामे में सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी और विस्पी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब शोहरत मिली थी। हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के हो जा। देखिए, विस्पी खराड़ी को यूं ही भारत का स्टील मैन नहीं कहा जाता। विस्पी मार्शल आर्ट में खासा दखल रखते हैं। उन्हें मार्शल आर्ट की कई विधाओं में ब्लैक बेल्ट हासिल है। उन्हें क्राव मागा मार्शल आर्ट फॉर्म में एक्सपर्टीज हासिल है और वो बीएसएफ और एनएसजी कमांडो को भी ट्रेनिंग देते रहे हैं। देखिए, विस्पी का अब तक का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। 5 जनवरी 1980 को सूरत में जन्मे विस्पी खराड़ी ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखने से पहले बैंकिंग सेक्टर में काम किया। उन्होंने आईआईएम बेंगलोर से एमबीए की डिग्री हासिल की। 2015 में विस्पी ने फिटनेस और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एंट्री की और फिर पीछे मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की। तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शौर्य का डंका बोलता है। एक और तस्वीर अब आप देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड की झलक देखिए। इस बार इस शानदार परेड में एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शामिल हुए। साथ ही इस बार इस परेड में भारतीय संस्कृति के रंगों के साथ साथ शानदार झांकियां भी देखने को मिली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हर साल इंडिया डे परेड का आयोजन होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के बाद आयोजित होने वाला ये परेड काफी मशहूर रहा है, जिसमें नामी हस्तियां शामिल होती रही हैं। इसी कड़ी में इस साल भी न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड का आयोजन हुआ। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड 40 साल से भी ज्यादा समय से आयोजित हो रही है। इस दौरान कोई ना कोई बड़ा एक्टर, सेलिब्रिटी इसमें शामिल होता है।
और आपको ये भी बता दें, देखिए कि खेल के मैदान से एक और गुड न्यूज़ ये है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये मुकाबला स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होगा। दिलचस्प देखिए ये है कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सिलेसिया में हुए डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था उन्होंने। इसके बावजूद उन्होंने 2025 डायमंड लीग के फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। लीग में अब तक उनके 15 पॉइंट्स हैं। हम आपको ये भी बता दें कि पूरे साल डायमंड लीग के अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इसमें प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। अंत में डायमंड लीग का फाइनल्स होता है और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पाने वाले 6 एथलीट इसमें दावेदारी पेश करते हैं और उसी में से एक हैं नीरज चोपड़ा। देखिए, आज का दिन बहुत खास है। आज संसद में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा होगी। एक दिन पहले यानी रविवार को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हिंदुस्तान पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। वैज्ञानिक, छात्रों का समूह और बड़ी संख्या में लोग भी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और तालियां बजाई। शुभांशु आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और अपने पुश्तैनी शहर लखनऊ भी जाएंगे। 22 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा भी लेने वाले हैं। हिंदुस्तान की धरती पर लौटा अंतरिक्ष का सितारा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अपना शानदार स्पेस मिशन पूरा करने के बाद पहली बार स्वदेश पहुंचे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जानी मानी हस्तियों सहित तमाम लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन वी नारायणन, इसरो के वैज्ञानिकों और छात्रों ने शुभांशु शुक्ला की बेहद गर्मजोशी से अगवानी की। शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना और उनका बेटा भी पहले से दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। विमान से बाहर आने के बाद जैसे ही शुभांशु एयरपोर्ट के लाउंज में पहुंचे तो अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। शुभांशु शुक्ला के साथ ही गगनयान मिशन के लिए चुने गए ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्णन नायर भी दिल्ली पहुंचे, जिन्हें ISS के मिशन के लिए शुभांशु के बैकअप के रूप में रखा गया था। एयरपोर्ट से बाहर आने पर वहां मौजूद भीड़ ने शुभांशु का ग्रैंड वेलकम किया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और तालियां भी बजाई। भारत के बेटे की अंतरिक्ष में शानदार उड़ान पर लोगों को गर्व है। साथ ही ये उम्मीद भी है कि एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन के बाद शुभांशु भारत के गगनयान मिशन को परवाज देंगे और देश के युवाओं के सपने भी उनके इस सफर से परवान चढ़ेंगे। ये जो हमारे शुक्ला जी है, उन्होंने देश का ही 140 करोड़ देशवासियों का मान और सम्मान की, जो मतलब उनका जो सीना चौड़ा कर दिया। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे भी प्रेरणा मिली है उनसे। और दूसरी चीज, एक कल्पना चावला थी जिनको हम ये ऐसा चीज नहीं दे पाए थे, ऐसा वेलकम, बट शुभांशु शुक्ला जी हैं, उनको पूरा देश याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा इस फीट के लिए। और वो आगे उनके लिए बस एक ही चीज कहना है कि आगे जिस हिसाब से आपने देश का नाम रोशन किया, आगे भी आप करते रहे। देश जिस तरीके से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, वहीं हमें यह दिखता है कि आज का युवा, उनसे सीख लेना चाहिए कि वो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अच्छे चीजों पर कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की तरफ जाए। और उनके गर्मजोशी स्वागत करने का हमें जो मौका मिला है, इसके लिए हम आभारी हैं इस समय। स्वदेश वापसी के बाद अब आने वाले दिनों में शुभांशु शुक्ला का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। खबर है कि शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सोमवार को संसद की विशेष बैठक भी हो सकती है, जिसमें उनकी उपलब्धियां और भारत के अंतरिक्ष मिशन के संबंध में चर्चा हो सकती है। आने वाले दिनों में शुभांशु की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होने की संभावना है। वो 22 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वो अपने पुश्तैनी घर लखनऊ जाएंगे और परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे। लखनऊ पहुंचने पर
लखनऊ एयरपोर्ट से घर तक उनका रोड शो भी होने की संभावना है, जिसमें वो आम लोगों से रूबरू हो सकते हैं। अब लखनऊ में शुभांशु के माता पिता, दोस्तों और परिजनों को उनका इंतजार है, तो साथ ही साथ शुभांशु को अपने आगे की जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार होना है। शुभांशु की निगाहें अब 2027 में भारत के गगनयान मिशन को सफल बनाने पर रहेंगी। वहीं उनका सपना भारत के छात्रों और युवाओं को प्रेरित करना भी है, क्योंकि एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन में अपनी भागीदारी के दौरान भी वो इसका जिक्र कर चुके हैं और अपनी अंतरिक्ष यात्रा से छात्रों और युवाओं के लिए रोल मॉडल और सफलता के आइकॉन बनकर उभरे हैं। तो पूरे देश को इंतजार रहेगा कि वो इस दिशा में जरूर आगे बढ़े। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, देश के कई हिस्सों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी गणपति अलग अलग तरह के नजर आ रहे हैं। अकोला में खास इको फ्रेंडली गणपति बनाए गए, जिनके जरिए पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। तो हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। ये नन्हे हाथ गणपति बप्पा को बनाने और सजाने में लगे हैं। ये मूर्तियां बेहद खास हैं। दरअसल ये शैडो की मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं। इनके जरिए पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। ये भव्य आयोजन महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। कुछ संगठनों और नगर निगम ने मिलकर ये पहल की। इस दौरान करीब 8 से 10 हजार स्कूली छात्र शामिल हुए, जिन्होंने गणपति की लगभग 6000 सुंदर इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई। बाप्पा आ रहे हैं, इसकी आस सभी को लगी है। बाप्पा की प्रतिमा कैसी हो, बाप्पा कितने सुंदर है, निर्विकार बाप्पा है। उनकी मूर्ति बनाने के लिए और इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के लिए आज नीलेश देव फाउंडेशन की ओर से आप देख सकते हो कि लगभग 6000 से भी अधिक बाप्पा की, गणपति बाप्पा की प्रतिमाएं इन छात्रों ने बनाई है। ऐसा आयोजन, ऐसी कार्यशाला यहाँ पर रखी गई थी। कुछ बच्चों को इसमें प्राइज भी दिए गए हैं। ऐसा ही बनाना चाहिए, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। स्टेप लेना चाहिए शैडो माटी के गणपति बना के, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे और बाप्पा भी खुश रहे। इस आयोजन स्थल पर माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा। हर बच्चे की कोशिश यही रही कि बाप्पा की मूर्ति खूबसूरत हो और साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। बच्चों की इसी कोशिश से यहाँ एक समय में इतनी सारी इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। मिट्टी अपन ने पेन से बुलाई थी, मंगाई थी, उसका वितरण किया। हर बच्चों को हर साहित्य दिया जाए, खाने से लेके पूरे कागज पानी तक सब दिया जाए। इसकी वजह से आयोजक हुआ। स्कूल वालों की सहकार की वजह से, अकोलेकर की वजह से ये आज लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना अकोले का नाम गया है। ये हमें गर्व से करने के लिए अच्छा लगता है। अकोला के साथ साथ हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही पहल की गई। यहाँ गणेश चतुर्थी से पहले स्वर्णगिरी मंदिर में बीज गणेश प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। ये पहल पूर्व राज्यसभा सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार के संगठन ग्रीन इंडिया चैलेंज की है। इस खास मौके पर तेलुगु अभिनेता निर्माता नारा रोहित भी मौजूद रहे। प्राकृतिक मिट्टी और नारियल पाउडर से बनी इन मूर्तियों में नीम और इमली जैसे देशी पौधों के बीज हैं। त्योहार के बाद इन मूर्तियों को मिट्टी में विसर्जित किया जा सकता है, जिससे पौधे उगेंगे और बाद में पेड़ बनेंगे। इस साल इस संगठन की ओर से गणपति की ऐसी 5 लाख मूर्तियां बांटने की योजना है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार की। उत्तर भारत में भले ही सावन का पवित्र महीना समाप्त हो गया है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में सावन अभी भी जारी है और आज वहां सावन का आखिरी सोमवार है, लिहाजा शिवालयों में भक्तों की रौनक है। महादेव का अभिषेक और पूजा पाठ के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का छटा एकदम अलग नजर आ रहा है। श्रद्धालु महादेव के इस भव्य दिव्य स्वरूप के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में भी आज आस्था का सैलाब उमड़ा है। महाराष्ट्र के मंदिरों में आस्था की खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि उत्तर भारत में सावन महीना समाप्त हो गया है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में आज सावन का आखिरी सोमवार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
देखिए, गुजरात में सावन का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में श्रद्धालु भगवान शिव की प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अनूठा भक्तिमय माहौल है। मंदिर में भजन कीर्तन लगातार जारी है। ढोल नगाड़ों और डमरू की धुन पर जो देवाधिदेव के भजन है वो गाए जा रहे हैं। और सुंदर तस्वीरें देखिए। वहीं उत्तराखंड में सावन के समापन पर बद्रीनाथ धाम में नजारा बेहद भव्य नजर आया। धार्मिक परंपराओं से मुख्य पुजारी ने भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट अर्पित किया। अन्नकूट पर्व के मौके पर महादेव का अभिषेक और यज्ञ हवन किया गया, जिसमें मंदिर समिति के लोग और श्रद्धालु वहां पर शामिल हुए। और इसी क्रम में अब आपको लेकर चलते हैं शिरडी के साईं बाबा दरबार में, जहां पर रोजाना हजारों भक्त अपने आराध्य साईं बाबा के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो बाबा के दर्शन पूजन के साथ साथ दिल खोलकर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो मंदिर ट्रस्ट को गुप्त दान भी करते हैं। यानी ज्यादातर श्रद्धालु मुराद पूरे होने पर साईं बाबा को चढ़ावा जरूर चढ़ाते हैं। ऐसे ही साईं भक्त हैं अहिल्या नगर के चेतन और उनकी बहन भाग्यश्री, जिन्होंने अपनी मुराद पूरे होने के मौके पर साईं बाबा मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया और करीब 4 लाख रुपए के सोने का त्रिशूल उन्होंने अर्पित किया, जिसकी सुंदर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। गोपाल कला और श्रावण मास भी चल रहा है। बाबा ने जी हमारी मन्नत थी वो पूरी की और मेरी बहन और मुझको दोनों को ही जॉब लग गई। इसकी वजह से हमने कुछ छोटा सा अर्पण करना चाहते थे और आज अर्पण किया है जी। हम अभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है। 15 से 17 अगस्त तक बीजिंग में हुए वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स में रोबोट्स ने अपने प्रदर्शन से सभी को दीवाना बना लिया। इस प्रतियोगिता में कई इवेंट्स का आयोजन किया गया और इसी में से एक इवेंट था फार्मेसी का, जिसमें रोबोट्स ने अपनी नर्सिंग कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। देखिए। बीजिंग में हुए विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में अलग अलग इवेंट में रोबोट्स ने अपने जादू से सबका मन मोह लिया और दीवाना भी बना लिया। इसी गेम में फार्मेसी थीम वाली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग टीमों के रोबोट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी सटीकता, अनुकूलता और दुनिया में उनके उपयोग का परिचय भी दिया। यही नहीं, दवा उद्योग में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए रोबोट्स ने ब्लिस्टर पैक से गोलियों और कैप्सूलों को सावधानी पूर्वक अलग किया, उन्हें डिब्बों में रखा और अपनी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया। 这次我们主要采用了一个自主的方式，只需要我们程序员发送一条指令给机器人，然后后续整个的识别、取药，包括拆分，都是机器人自主完成的。 इस इवेंट में एक नकली नर्सिंग स्टेशन तैयार किया गया था और हर प्रतियोगी रोबोट को अलग अलग आकार के कैप्सूल की पहचान करके उन्हें निकालने और फिर उन्हें निर्धारित डिब्बों में रखने का काम सौंपा गया था। निर्णायकों ने रोबोट्स को इस आधार पर अंक दिए कि कितनी गोलियां सही ढंग से छांटी गई और उन्हें तैयार होने में कितना समय लगा। मानवीय हस्तक्षेप के बिना ऑटोमेटेड तरीके से काम करने के लिए ज्यादा अंक दिए गए। 我们有非常流畅的操控算法，我们每秒能发送60次的这个信号，然后通过这个流畅的信号，把所有的指令都准确的传输到机械臂上，那么它就可以非常精细的控制这个掰药的力度，让它能准确的落到桌面上。इसी तरीके से 2025 विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में कुल 26 इवेंट हुए, जिसमें शामिल होने के लिए 16 देशों की 280 टीमें बीजिंग पहुंची थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के बीजिंग में रोबोट के शानदार करतब देखने को मिल रहे हैं। दरअसल वहां पिछले हफ्ते 3 दिनों तक वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें अमेरिका और जर्मनी समेत कई देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जीतने वाले रोबोट के गले में मेडल भी पहनाए गए। इन्हीं गेम्स के जरिए काफी ट्रायल और रिसर्च भी किए गए हैं। इसमें AI एल्गोरिदम भी शामिल है।
जहां किसी रोबोट ने जिम्नास्टिक में अपना दम दिखाया तो किसी ने बाधा दौड़ में। ये मौका वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का रहा। इसका आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। इन गेम्स में ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमता का भी टेस्ट हुआ। कुछ इंजीनियरों की माने तो इन गेम्स के आयोजन से रोबोट्स में AI एल्गोरिदम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 实际上就是现在属于一个机器人刚起步的人性机器人刚起步的一个阶段，就需要学习人的大量的数据。对，就像这个比赛提供这些比赛嘛，然后实际上就是为了更好让我们去提高我们的算法。वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में ऊंची कूद, जिम्नास्टिक और 100 मीटर की बाधा दौड़ समेत कई इवेंट आयोजित किए गए। इस दौरान इंजीनियरों ने रोबोट की परफॉर्मेंस को मोशन कैप्चर डिवाइस से मॉनिटर भी किया। 我们今天看到这个机器人的动作千奇百怪有的虽然跳得很高，但是它是不是很优美，是不是很像人，对吧？这个可能还有一些距离。那我们也是看到这个场景之后呢，我们也想在明年。 इस साल वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में अमेरिका, जर्मनी और ब्राजील समेत कई देशों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 142 यूनिवर्सिटी और 82 निजी कंपनियों के रोबोट शामिल रहे। इनमें जीतने वाले रोबोट के गले में मेडल भी पहनाए गए। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले साल ये एथलीट रोबोट मजबूती से अपना दमखम दिखाएंगे, तब इन्हें और इनकी प्रतियोगिताएं देखने में और मजा आएगा। प्रिय रोबोट गुड न्यूज़ टुडे। वहीं रक्षा क्षेत्र को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय सेना की मजबूती और बढ़ने वाली है। कैसे? दरअसल सेना के लिए 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल्स की जरूरत है और अब तक ये 48,000 मिल चुकी हैं। साथ ही आने वाले दिनों में उसे और 5,000 राइफल्स मिलने जा रही हैं। इन राइफल्स को इंसास राइफलों की जगह लाया जा रहा है, जिससे सेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। देखने में हल्की, काम में कारगर और दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक। हिंदुस्तान की सेना को ऐसे हथियारों से लैस किया जा रहा है जो दुश्मनों को देखते ही खाक में मिला दे। भारतीय सेना की ताकत में जल्द ही और इजाफा होने जा रहा है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड अमेठी जल्द ही सेना को 5,000 और AK-203 राइफलें देगा। अमेठी में नई राइफलों का ट्रायल करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम मौजूद है, जिसकी जांच के बाद ये 5,000 राइफलें सेना को डिलीवर कर दी जाएगी। रूस में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल का देशी वर्जन, जिसे हिंदुस्तान अब खुद तैयार कर रहा है। अब तक सेना को 48,000 AK-203 राइफलों की आपूर्ति की जा चुकी है। 5,200 करोड़ की इस परियोजना का 50.5% स्वदेशीकरण हो चुका है और लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक यह पूर्ण रूप से स्वदेशी हो जाएगा। तब इस राइफल का नाम बदलकर शेर कर दिया जाएगा। पूर्ण स्वदेशीकरण के बाद ये प्लांट हर 100 सेकेंड में एक राइफल का उत्पादन करेगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.5 लाख यूनिट होगी। AK-203 इंसास राइफल की जगह ले रही है, क्योंकि AK-203 असॉल्ट राइफल इंसास की तुलना में छोटी, हल्की और घातक है। इसका वजन बिना मैगजीन और बेयोनेट के 3.8 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। इसमें 7.69 गुना 39 mm की बुलेट लगने के चलते ये खतरनाक बन जाती है और इसकी रेंज 800 मीटर है। किसी भी ऑपरेशन में जवानों की हिफाजत और दुश्मनों के काल के लिए उनके हथियार ही उनके साथ ही होते हैं। इन हथियारों का बोझ जवानों के लिए जंगल, पहाड़ और मुश्किल रास्तों में आसान नहीं होता। इसलिए सेना के लिए AK-203 राइफलें अनुकूल भी हैं और सेना पहले से भी AK-203 राइफलों का इस्तेमाल भी कर रही है और आने वाले समय में इन राइफलों को निर्यात करने का भी लक्ष्य है। उम्मीद है कि भारतीय सेना के लिए 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का ऑर्डर
दिसंबर 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये समय सीमा तय लक्ष्य से 22 महीने पहले होगी, क्योंकि मूल योजना दिसंबर 2032 तक की थी। AK-203 राइफलें आधुनिक तकनीक से लैस हैं और भारतीय सेना के जवानों के लिए इनका निर्माण देश में होना न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।